Hello everyone, this is CA Keval Mota, and now we are going to start with the new chapter, that is registration under GST का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। रजिस्ट्रेशन अंडर GST। अभी रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है, इट इज कमिंग इन सेक्शन नंबर 22 टिल सेक्शन नंबर 30, बोथ इंक्लूसिव। ओके, सेक्शन नंबर 22 से लेकर के सेक्शन नंबर 30 तक हम लोग सारे ही प्रोविजंस रजिस्ट्रेशन के बारे में सीखेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटेन्ड इन दिस चैप्टर। अभी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हम लोग सबसे पहले तो ये सीखने वाले हैं कि किस किस को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी में, एंड कितने लिमिट का टर्नओवर दिया हुआ है। ओके, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको नंबर लेना है। नहीं, आज के आज जीएसटी नंबर नहीं लेना। ओके, तो आप लोग को एक स्पेसिफाइड लिमिट लिखी होती है। ओके, कि उतना लिमिट तक अगर आपका टर्नओवर जा चुका है, ओके, तभी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले एक बेसिक सीखने वाले, दैट इज पर्सन लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। कितना लिमिट का टर्नओवर क्रॉस करने के बाद किसी भी पर्सन को जीएसटी नंबर लेने का लायबिलिटी अराइज होता है। ठीक है, तो ये हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कुछ लोगों को जीएसटी नंबर लेने का ही जरूरत, दैट इज पर्सन पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। ओके, एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ओके, उन लोग को नंबर ही नहीं लेना है, क्योंकि उन लोग का टर्नओवर कुछ इस तरीके से है कि गवर्नमेंट को जीएसटी नंबर इन लोग को दे करके कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप लोगों को जीएसटी नंबर का कोई जरूरत नहीं है, तो कि यू आर नॉट लायबल टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आप मत लेना। ओके, थर्ड, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप लोगों को जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। ओके, आप लोग का टर्नओवर, हम लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा, सेक्शन नंबर 22, ये वाला सेक्शन नंबर 22 है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि एक लिमिट तक आपको नंबर नहीं लेना है, लेकिन सेक्शन नंबर 24 में, दैट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में, आपको कुछ ऐसे स्पेसिफाइड पर्सन मिलेंगे जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। ओके, चाहे उन लोग का टर्नओवर एक्सीड कर जाए या ना करे, उन लोग को नंबर लेना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो किन किन को नंबर लेना है वो सीखेंगे अपन सेक्शन 24 में। फिर उसके बाद से प्रोसीजर स्टार्ट होता है, सेक्शन नंबर 25। ओके, उसके बाद हम लोग प्रोसीजर सीखेंगे, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर रहता है। सेक्शन नंबर 25 में प्रोसीजर है पूरा, रेड विथ रूल्स। ठीक है, हम लोग को किस तरीके से नंबर लेना है, कहाँ पर अप्लाई करना है, कितने दिन में हमको नंबर मिलेगा, वो सब चीजें हम लोग फोर्थ एरिया में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के बारे में सीखेंगे। ओके, उन लोग को नंबर किस तरीके से मिलेगा, कितने टाइम के लिए उन लोग को रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा, तो वो सब चीजें हम लोग सेक्शन नंबर 27 में सीखेंगे। ओके, फिर हम लोग सेक्शन नंबर 28 में सीखेंगे अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। ओके, अमेंडमेंट इन जीएसटी नंबर, दैट इज जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब अगर आप लोगों को कुछ चेंजेस करना है, जो जीएसटी नंबर ऑलरेडी आपने ले लिया, उसमें अगर कुछ आप लोगों को चेंजेस करना है, जैसे एड्रेस मॉडिफिकेशन करना है, आप लोग को पार्टनर्स का एडिशन डिलीशन करना है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। कितने टाइम में आपको अप्लाई करना है, वो सब चीज़ें हम लोग सेक्शन नंबर 28 में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 29। ओके, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब कि
अगर हम लोग को जीएसटी नंबर कैंसिल करवाना है या फिर ऑफिसर चाहता है कि हम लोग का जीएसटी नंबर वो कैंसिल कर दे, ओके, तो उस केस में हम लोग सेक्शन नंबर 29 में किस तरीके से प्रोसेस होता है वो देखेंगे। एंड इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर एक नया कंसेप्ट स्टडी करेंगे, दैट इज सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन मतलब कि एक ऐसा पीरियड जिसमें आपका नंबर कैंसिल भी नहीं हुआ है और आपका नंबर एक्टिव भी नहीं है, आपका नंबर फ्रीज्ड है। तो उस फ्रीजिंग वाले पीरियड में आप लोग क्या नहीं कर सकते वो सीखने वाले। उसके बाद लास्ट पार्ट इज रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, रिवोकेशन का मीनिंग क्या होता है? रिवोकेशन मतलब कि आपका नंबर कैंसिल हो चुका है, योर नंबर इज कैंसल्ड, पर फिर भी अगर आप चाहते हो कि वो नंबर को आपको एक्टिव करवाना है, ओके, देन यू कैन डू सो बाय गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवोकेशन। तो ये बेसिक आउटलाइन है, ठीक है, इस चैप्टर का किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जैसे रूल नंबर 10A 10B। तो वो सब रूल्स में क्या लिखा हुआ है कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है, ओके, आप लोग को बैंक डिटेल्स फर्निश करना है, आपको जीएसटी नंबर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर मेंटेन करना है। तो ये सारी चीजें रूल्स में लिखी होंगी, ओके। तो ये हम लोग पूरा कुछ देखने वाले। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 22। सेक्शन 22 का हेडिंग इज पर्सन्स लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, उसके बाद हम लोग उस लाइन को एनालाइज करेंगे। एवरी सप्लायर liable to obtain registration under GST if his aggregate turnover in a financial year exceeds rupees 20 lakhs slash rupees 10 lakhs in special category state। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एवरी सप्लायर shall be liable to obtain registration under GST in the state, in the state from where taxable supplies are made। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज दिख रही है कि रजिस्ट्रेशन हम लोग को उस स्टेट में लेना है जहां से हम लोग सेल कर रहे हैं। ओके, एक एग्जांपल लेता हूँ। महाराष्ट्र से अगर गुड्स जा रहे हैं गोवा, ओके, महाराष्ट्र से अगर गुड्स जा रहे हैं गोवा, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पर लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा महाराष्ट्र में। समझ में आ रहा है पॉइंट? लेकिन जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। मतलब कि जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो गोवा को मिलने वाला है। ओके, गोवा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों को मिलेगा इस ट्रांजेक्शन में। ओके, आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी विल बी अपॉर्शन टू गोवा, ये सब हमने देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किधर लेना है? रजिस्ट्रेशन लेना होता है ओरिजिन स्टेट में। कहाँ पर लेना होता है? ओरिजिन स्टेट में, चाहे रेवेन्यू कहाँ पर जाए, डेस्टिनेशन स्टेट में।
यहां तक समझ में आया? सो एवरी सप्लायर shall be liable to obtain registration under GST in the state or union territory from where taxable supplies are made. Okay, his aggregate turnover, if his aggregate turnover. ओके, अभी एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग क्या होता है वो सुनो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर? अभी एग्रीगेट टर्नओवर का जो मीनिंग है वो हमने ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम वाले चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है. ओके, चार चीजें ऐड करनी होती थी, दो चीजें लेस करनी होती थी, लेकिन यहाँ पर अपने को चार चीजें तो वही ऐड करनी है, लेकिन लेस में सिर्फ हमको एक ही चीज करनी है. ठीक है, चार चीजें कौन सी ऐड करनी है? सबसे पहला, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज. सबसे पहला हमको ऐड करना है ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सेप्ट इनवर्ड आरसीएम. एक्सेप्ट इनवर्ड आरसीएम मतलब कि आप लोगों ने करंट ईयर में, ठीक है, यहाँ पर ना पहली बात तो करंट फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ, फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ. यहाँ पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर. तो इस साल में अगर आपका टैक्सेबल टर्नओवर, ओके, टैक्सेबल सप्लाईज किया हुआ है, तो वो टैक्सेबल सप्लाईज को ऐड करना है. ओके, लेकिन आपका जो इनवर्ड आरसीएम है, दैट इज आपका परचेजेस. ओके, आपका परचेजेस वो यहाँ पर हम लोग को नहीं लेना है. ठीक है, आरसीएम का परचेज नहीं लेना. ठीक है, नॉर्मल परचेज तो सेल है ही नहीं, तो वो भी नहीं लेंगे. आरसीएम का हम लोग को परचेज इसमें इग्नोर करना है. ओके, ऑब्वियस सी बात है, हम वैसे भी इग्नोर करते थे. तो ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज हैज टू बी एडेड. सेकंड, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज. ओके, सारे के सारे एग्जेम्प्ट सप्लाईज हम लोग को क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे. एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब होता है नील रेटेड सप्लाई. नील रेटेड एंड जीरो रेटेड में डिफरेंस है, ये हम लोगों ने आईटीसी के चैप्टर में पढ़ा हुआ. एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब होता है नील रेटेड, दैट इज 0%, जिसके ऊपर जीएसटी का रेट है. ओके, सेकंड, नॉन जीएसटी. नॉन जीएसटी मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो ये सब भी ऐड करेंगे. एंड होली एग्जेम्प्टेड. होली एग्जेम्प्टेड मतलब कि कुछ पीरियड के लिए अगर कोई सर्विस या फिर गुड्स एग्जेम्प्ट है, ओके, या फिर कोई सर्विस एग्जेम्प्ट है, ओके, तो वो सब चीजें एग्जेम्पशन में यहाँ पर आ जाएंगी. तो ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज आर टू बी एडेड. थर्ड, इंटर स्टेट सप्लाईज टू सेम पैन. ओके, इंटर स्टेट सप्लाईज टू सेम पैन. अभी इंटर स्टेट सप्लाईज करने वालों को तो कंपलसरी नंबर लेना ही होता है. ओके, इंटर स्टेट सप्लाईज टू सेम पैन मतलब जो खुद के ही डिस्टिंक्ट पर्सन को सेल कर रहा है या फिर भेज रहा है, उसको भी हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे. ओके, इंटर स्टेट सप्लाईज टू सेम पैन. मान के चलो कि महाराष्ट्र में आपका एक यूनिट है, आपने गुजरात के एक यूनिट को, ठीक है, आप ही का यूनिट है, सेम पैन वाला है, आपने कुछ गुड्स भेजा, तो ये ट्रांजैक्शन भी महाराष्ट्र के टर्नओवर में ऐड किया जाएगा. गेटिंग द पॉइंट? अभी अगर गुजरात वाला सेल करेगा तो गुजरात के टर्नओवर में भी ऐड किया जाए, तो दो बार ऐड होगा. ओके, समझो आपने 1 लाख का गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात भेजा, गुजरात वाले ने 1.5 लाख में सेल किया. ओके, तो ये 1 लाख भी ऐड होगा एंड ये 1.5 लाख भी ऐड होगा, दोनों ऐड होगा. फोर्थ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ओके, ये भी आप लोगों को ऐड करना है. तो टोटल चार चीजें ऐड करनी है. ठीक है, नॉर्मल एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन दिया हुआ है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. लेस सिर्फ एक ही चीज करनी है, दैट इज जीएसटी एंड जीएसटी सेस. मतलब कि जो भी आपका टर्नओवर होगा, दैट टर्नओवर शुड बी एक्सक्लूडिंग जीएसटी. ओके, जीएसटी छोड़ करके टर्नओवर होना चाहिए. जीएसटी वाला टर्नओवर, दैट इज जीएसटी अमाउंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज टैक्स. टैक्स को बाहर कर. यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद अभी मैं आप लोग को दो चीजें बताऊंगा जो आप लोग को स्पेसिफिकली ऐड करनी पड़ेंगी फॉर दिस रजिस्ट्रेशन चैप्टर. ओके, हम लोग वैसे भी ऐड ही करने वाले थे, पर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली अगर हम लोग को कहा है तो ऐड करना पड़ेगा. इंक्लूजन्स एज पर एक्सप्लेनेशन
टू सेक्शन नंबर 22। ओके, सेक्शन नंबर 22 के एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि दो चीजें आप लोगों को क्या करनी पड़ेंगी, स्पेसिफिकली ऐड करनी। ओके, सबसे पहली चीज, अगर कोई एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर सेल कर रहा है, ओके, प्रिंसिपल के बिहाफ पर किसी को गुड्स सेल कर रहा है, रिसिपिएंट को, यहां पर हम लोग को चेक करना है कि ये जो एजेंट है, ये इनवॉइस किसके नाम से बना रहा है। ओके, अगर ये एजेंट इनवॉइस बना रहा है खुद के नाम से, ओके, इन हिज ओन नेम, खुद के नेम से इनवॉइस बना रहा है, तो एजेंट ने जो रिसिपिएंट को माल बेचा है वो एजेंट के ही टर्नओवर में ऐड किया जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये एजेंट प्रिंसिपल के नाम से अगर बिल बनाता है, प्रिंसिपल के नाम से, तो वो प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड किया जाएगा। आया समझ में? सो प्रिंसिपल ने एजेंट को भेजा, ओके, एजेंट अगर खुद के नाम से बिल बनाता है तो वो टर्नओवर एजेंट का माना जाएगा, एंड प्रिंसिपल का तो ऑब्वियसली माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि अगर एजेंट खुद के नाम से बिल बनाता है तो एज पर शेड्यूल 1 एंट्री नंबर 3, प्रिंसिपल ने जो भेजा है उसको हम लोग सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, याद करो, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। प्रिंसिपल, एजेंट एंड रिसिपिएंट, ओके, तीन लोग थे। एजेंट अगर खुद के नाम से बिल देने वाला है तो हम लोगों ने सीखा था कि इस ट्रांजेक्शन को हम सप्लाई ट्रीट करेंगे। तो अगर ये सप्लाई ट्रीट करेंगे तो प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड होगा, एजेंट सेल करेगा तो एजेंट के टर्नओवर में ऐड होगा। गेटिंग द पॉइंट? एंड अगर प्रिंसिपल एजेंट को भेज रहा है, ओके, प्रिंसिपल अगर एजेंट को भेज रहा है, एजेंट रिसिपिएंट को बेच रहा है, एंड एजेंट प्रिंसिपल के नाम से बिल बना रहा है, ओके, तो प्रिंसिपल के ही टर्नओवर में सिर्फ ऐड होगा। इज दैट वेरी क्लियर? समझ में आया? सेकंड, सेकंड, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर। ओके, अभी इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर देता हूँ। मान के चलो कि ये प्रिंसिपल है, ओके, रेमंड, तो ये सबको मालूम है रेमंड। अभी रेमंड ने शर्ट पीस भेजा था जॉब वर्कर को, एंड जॉब वर्कर को बोला था कि आप शर्ट पीस में से शर्ट्स बनाओ, एंड हम लोग का रेसिपिएंट आपके गोडाउन के बाजू में ही लोकेटेड है, उसको आप क्या कर दो, सेल कर दो। ठीक है, आप उसको दे दो। तो पहली बात, क्या जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस से प्रिंसिपल के रिसिपिएंट को सेल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आंसर इज हो सकता है, प्रोवाइडेड जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जॉब वर्कर क्या होना चाहिए, जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड नहीं है अंडर जीएसटी, पर रेमंड को जॉब वर्कर के जगह से रिसिपिएंट को गुड्स बेचना है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट से रेमंड का जो रजिस्ट्रेशन है, ओके, रेमंड का जो भी रजिस्ट्रेशन है, इस रजिस्ट्रेशन में जॉब वर्कर को एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना पड़ेगा। ओके, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है वो सुनो। पहली बात तो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है? प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि कौन से जगह से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। ओके, हम लोग का गोडाउन हो गया, हम लोग का वेयर हाउस हो गया, या फिर जहां पर भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखते हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेस ऑफ बिजनेस। ओके, जीएसटी में प्लेस ऑफ बिजनेस का डेफिनेशन। अब प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और एक होती है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। एक होती है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि कोई भी स्टेट में अगर आपका, समझो, तीन लोकेशन पे काम चालू है, ओके, तीन लोकेशन पे काम चालू है। ठीक है, लोकेशन ए, लोकेशन बी, लोकेशन सी। ओके, तो इन तीनों लोकेशंस के लिए गवर्नमेंट से आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना तो पड़ेगा। तीनों लोकेशन के लिए एक ही लेंगे तो भी चलेगा, कितना लेना है वो हम लोग बाद में पढ़ने वाले डिटेल में। तो एक ही रजिस्ट्रेशन लिया हमने, इन तीनों लोकेशंस को रजिस्टर किया। तो इन तीनों में से हमको एक कोई भी लोकेशन को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मानना पड़ेगा, एंड बाकी की दोनों ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगी? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ओके, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है इस केस में, जॉब वर्किंग वाले में?
अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है, ओके, इफ जॉब वर्कर इज अनरजिस्टर्ड, तो क्या करना पड़ेगा? तो करना ये पड़ेगा कि रेमंड को अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में इसको ऐड करना पड़ेगा। आया है समझ में? क्लियर है क्या? तो अपने को दो चीजें यहां पर समझनी है कि जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर कर सकता है, जॉब वर्कर अगर अनरजिस्टर्ड है तो रेमंड को एक प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना पड़ेगा इन हिज ओन रजिस्ट्रेशन, फिर कर सकता है। अभी अगर ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, ओके, ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या लग रहा है ये ट्रांजेक्शन किसका सेल है? जॉब वर्कर का सेल है कि रेमंड का सेल है? चलो बोलो, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है। रेमंड ने जॉब वर्कर को गुड्स भेजा था, काम हो गया, जॉब वर्कर को बोला भाई बेच दो इसको रिसिपेंट को, तो ये सेल किसका हुआ? कहना से सेल रेमंड का हुआ। तो यहाँ पर ये जो टर्नओवर है ये किसके इसमें ऐड होगा? रेमंड के टर्नओवर में ऐड होगा। क्लियर है पॉइंट? तो दो चीजें हम लोग को एक्स्ट्रा ऐड करनी थी। दैट इज, अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट सेल कर रहा है तो प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड होगा, अगर प्रिंसिपल के नाम से बिल बन रहा है तो। एंड अगर जॉब वर्कर सेल कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड होगा। यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो अभी हम लोग कहाँ पर थे? ऊपर ऊपर, इधर। तो एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग समझ में आया? एक बार वापस से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। एवरी सप्लायर shall be liable to obtain GST registration in the state from where taxable supplies are made। from का मतलब हुआ ओरिजिन स्टेट, ओरिजिन स्टेट में नंबर लेना है। ओके, फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड, इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ी देर के बाद आएंगे। ओके, इस पॉइंट पे थोड़ी देर के बाद आएंगे। एग्रीगेट टर्नओवर समझा? एग्रीगेट टर्नओवर किस अमाउंट के ऊपर जाएगा तो नंबर लेना पड़ेगा, दैट इज 20 लाख रुपीस। ओके, समझो, आपने अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किया, आपका 30 सितंबर तक टर्नओवर वाज 20 lakhs। आप लोग को नंबर लेने का जरूरत है क्या? नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन जैसे ही 1 अक्टूबर से आप सेल करना शुरू करोगे, ऑल दीज सेल्स वुड बी लायबल टू जीएसटी। आंसर इज बिकॉज फ्रॉम 1 अक्टूबर, फ्रॉम 1 अक्टूबर यू आर बिकमिंग टैक्सेबल पर्सन। तो टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी पे करना पड़ता है, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1। तो यहां पर 1 अक्टूबर से हम लोग को जीएसटी नंबर चाहिए होगा। आ रहा है पॉइंट समझ में? कितने दिन में लेना है वो सब बाद में देखेंगे। 1 अक्टूबर से हम लोग को जीएसटी नंबर तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है पॉइंट? सो 20 लाख तक के टर्नओवर तक हम लोग को जीएसटी नंबर का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन उसके बाद हम लोग को नंबर लगेगा। ओके, ये 20 लाख जो है उसके जगह पे हम लोग 10 लाख चेक करेंगे इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। मीनिंग देयर बाय स्पेशल कैटेगरी स्टेट मतलब 4 स्टेट्स, दैट इज NMMT, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ठीक है, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स से अगर आप बिजनेस करते हो तो आप लोग को 10 लाख का ही थ्रेशोल्ड मिलेगा। मतलब कि 10 लाख जैसे ही आपका टर्नओवर क्रॉस होगा, यू हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। आ रहा है पॉइंट समझ में? अब कुछ और एनालिटिकल पॉइंट्स की बातें करेंगे। जो एग्रीगेट टर्नओवर हम लोगों ने निकाला है, ओके, जो एग्रीगेट टर्नओवर हम लोगों ने निकाला है, दिस एग्रीगेट टर्नओवर is to be calculated on all India pan basis, is to be calculated on all India pan basis। ऑल इंडिया पैन बेसिस मतलब अगर मेरा बिजनेस महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, ओके, तो मेरे को महाराष्ट्र का टर्नओवर भी ऐड करना है, गुजरात का भी टर्नओवर ऐड करना है, दोनों टर्नओवर हम लोग को टोटल करना है। तो हम लोग को क्या मिलेगा? एग्रीगेट टर्नओवर मिलेगा। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? लेट अस फर्दर एनालाइज इट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। अगर मान के चलो कि मेरा बिजनेस महाराष्ट्र में है, मेरा बिजनेस गुजरात में है
एंड मेरा बिजनेस राजस्थान में। ठीक है, मैं महाराष्ट्र से 10 lakhs का सेल करता हूँ, गुजरात से मैं 12 लाख का सेल करता हूँ, एंड राजस्थान से 3 लाख का सेल करता हूँ। ओके, राजस्थान में मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सक्लूसिवली एग्जाम कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली, वर्ड इज इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ तुम लोग को। अभी तुम लोग को क्या निकालना है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ पर लगेगा। तो एक लाइन हम लोगों ने, एक वर्ड हम लोगों ने छोड़ा हुआ था ऊपर, बोला था मैंने थोड़ी देर के बाद आएंगे, अब हम लोग उस वर्ड के ऊपर आ रहे हैं, दिस वर्ड। ठीक है, लेट अस एनालाइज इट थ्रू दैट एग्जांपल। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करता है, ओके, तो आप लोग को हर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाईज करते हो, जहां से आप लोग क्या कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो। गेटिंग द पॉइंट। आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख क्रॉस हुआ है, तो आप लोग को हर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है जहां से आप क्या कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाईज। तो यहां पर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, 10 लाख प्लस 12 लाख प्लस 3 लाख। सो टोटल कितना हो गया, 15 + 10 25, 25 लाख का मेरा एग्रीगेट टर्नओवर। 25 लाख का क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर। आया समझ में। सिंस माई एग्रीगेट टर्नओवर exceeds rupees 20 lakhs, I shall be liable to obtain registration in all those states from where I am making taxable supplies. तो मेरे को महाराष्ट्र गुजरात में नंबर लेना पड़ेगा, लेकिन राजस्थान में नंबर लेने का जरूरत नहीं है। आया समझ में पहला पॉइंट, क्लियर है क्या। सेकंड केस लेंगे, मेरा बिजनेस महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, एंड त्रिपुरा में। ओके, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट। महाराष्ट्र में टर्नओवर मेरा 10 लाख है, मैं काम कर थोड़ा कम लिमिट लेता हूँ। महाराष्ट्र में मेरा टर्नओवर 7 लाख है, गुजरात में 1 लाख है, एंड त्रिपुरा में 3 लाख है। ठीक है, तीनों ही टैक्सेबल है, तीनों ही टैक्सेबल है। सबसे पहला चीज, व्हाट इज माय एग्रीगेट टर्नओवर, कम ऑन एवरीवन, व्हाट इज माय एग्रीगेट टर्नओवर, सबका टोटल करना है। 11 लाख इज माय एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, 11 लाख इज माय एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी हम लोग के एग्रीगेट टर्नओवर में किसी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट का टर्नओवर ऐड हुआ है, ओके, इफ इन आवर एग्रीगेट टर्नओवर, if one of the states turnover is a special category states turnover, then in that case threshold limit, threshold limit would reduce to 10 lakh rupees, would reduce to rupees 10 lakhs। मतलब कि यहां पर जो 11 लाख है उसको हम 20 लाख से कंपेयर नहीं करेंगे, हम लोग 10 लाख से कंपेयर करेंगे। आया समझ में, हम लोग 10 लाख से कंपेयर करेंगे। क्लियर है पॉइंट। हम लोग 20 लाख से कंपेयर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि त्रिपुरा से हम लोग टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं। ओके, पहली बात तो एक स्टूडेंट के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है, मिथ है। क्या मिथ है वो सुनो। मिथ ये है कि महाराष्ट्र के लिए 20 लाख मिलेगा, गुजरात के लिए 20 लाख मिलेगा, त्रिपुरा के लिए 10 लाख मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। एग्रीगेट टर्नओवर का सिर्फ एक ही थ्रेशोल्ड होता है, एक पैन का हमेशा एक ही थ्रेशोल्ड होगा। लिख लो कहीं पर ये पॉइंट। ओके, ऐसा नहीं कि हर स्टेट को अलग अलग थ्रेशोल्ड दिया, नहीं, एक पैन को एक थ्रेशोल्ड दिया। ओके, पैन को थ्रेशोल्ड दिया मतलब सबको ऐड करने का, एंड देन जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग को कंपेयर करना है। सो त्रिपुरा से हम लोग अगर टैक्सेबल सप्लाईज करते हैं तो लिमिट कितना मिलेगा, 10 लाख। लेकिन अगर हम लोग त्रिपुरा से एग्जेम्प्ट सप्लाई करेंगे, ओके, 7 लाख प्लस 1 लाख प्लस 3 lakhs, एंड ये 3 लाख इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। व्हाट इज अवर एग्रीगेट टर्नओवर, व्हाट इज अवर एग्रीगेट टर्नओवर, सेम 11 lakhs। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, सुनो अभी, जब भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट से एग्जेम्प्ट सप्लाईज किया जाएगा, ओके, तब उस केस में हम लोग का जो थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा, इट वुड बी 20 लाख रुपीज। थ्रेशोल्ड ऑफ रुपीज 20 lakhs वुड बी एप्लीकेबल।
मतलब जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख नहीं हो जाता तब तक आपको नंबर नहीं लेना है। ओके, तो हम लोग को यहाँ पर किधर भी नंबर लेने का जरूरत नहीं है। ओके, फर्स्ट वाले केस में हम लोग को तीनों जगह पे नंबर लेना पड़ रहा था, सेकंड वाले केस में किधर भी नहीं लेना है। ठीक है, रीजन समझ में आया? स्पेशल कैटेगरी स्टेट से अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई हो रहा है तो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख का मिलेगा। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट से अगर टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है तो थ्रेशोल्ड 10 का मिलेगा। तो हमको हर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहां से टैक्सेबल सप्लाई कर। सबको समझ में आ गया? चलो अभी और एक एनालिसिस का पॉइंट आगे लिख रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट, हेडिंग इज नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस रजिस्ट्रेशंस टू बी ऑब्टेन्ड। एक स्टेट में आपके पास कितना नंबर होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब सुनो। मान के चलो कि ए लिमिटेड करके एक एंटिटी है। ओके, उसका दो जगह पर बिजनेस है इन सेम स्टेट। ओके, महाराष्ट्र में उसके पास दो जगह पे ब्रांचेस है या फिर यूनिट है, लोकेशन ए एंड लोकेशन बी। एंड और एक ले लेता हूँ, तीन तीन लोकेशन, लोकेशन सी। तो सबसे पहली चीज, मिनिमम एक रजिस्ट्रेशन तो आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो तीनों लोकेशंस का मिला करके यू कैन टेक अ सिंगल रजिस्ट्रेशन। आप लोग मिनिमम कितना रजिस्ट्रेशन लेना, मिनिमम एक तो लेना ही है, मिनिमम एक। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, किसी एक एंटिटी को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेंगे एंड बाकी का जो दोनों एंटिटी है उन दोनों को क्या मानेंगे, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। आया समझ में? दोनों को हम लोग एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेंगे। क्लियर है क्या? ये तो बात हुआ मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये क्या बात किया हम लोगों ने, मिनिमम नंबर, मिनिमम एक तो होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग मैक्सिमम नंबर की बात करें, मैक्सिमम registrations which you can take in a particular state is the proportion of place of businesses. ओके, मतलब जितना जितना नंबर ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस आपका है उतना आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ बिजनेस। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पर तीन अलग लोकेशन पे बिजनेस है, मतलब मैक्सिमम कितना नंबर लेना है मेरे को, मैक्सिमम 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, लोकेशन ए के लिए अलग, लोकेशन बी के लिए अलग, लोकेशन सी के लिए अलग। अगर तीन अलग नंबर मिलेगा तो उस केस में लोकेशन ए, लोकेशन बी, लोकेशन सी आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो लोकेशन ए जब लोकेशन बी को कुछ भी सेल करेगा जीएसटी लगाना पड़ेगा। ओके, अभी यहां पर हम लोग इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे लोकेशन ए एंड बी, इन दोनों को एक रजिस्ट्रेशन में रखा, लोकेशन सी को अलग में रखा, लोकेशन ए एंड सी को एक में रखा, बी को अलग में रखा। तो इस तरीके से जो भी आपको करना है वो आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में? सो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में क्लियर है क्या? अभी इसमें और एक पॉइंट छोटा सा बाकी है। अगर मान के चलो ए लिमिटेड है, ओके, उसका महाराष्ट्र में दो लोकेशन है, लोकेशन ए एंड लोकेशन बी। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि लोकेशन बी इज लोकेटेड इन एसईजेड। तो गवर्नमेंट सेस एसईजेड के लिए आपको अलग नंबर लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर आपको मिनिमम नंबर ही दो हो गया, मतलब लोकेशन ए के लिए एक नंबर, एसईजेड के लिए दूसरा नंबर। तो मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 2। क्लियर है क्या? अगर नॉन एसईजेड होता दोनों तो हम लोग एक ही नंबर लेते चलता, लेकिन अगर एसईजेड आ गया है तो एसईजेड के लिए अलग नंबर लेना पड़ेगा। समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है, तो ये वाला रूल 11 हम लोगों ने किया। दिस वाज रूल 11। लेट अस सी ऑन चार्ट बुक, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया? ठीक है, सारे पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट लिमिट, 40 लाख रुपीज का लिमिट हम लोग सीख रहे हैं। ओके, अभी हम लोग 40 लाख का लिमिट सीखेंगे।
ये भी सेक्शन 22 का ही पार्ट है। लिमिट ऑफ रुपीज 40 lakhs, ओके, 40 लाख का लिमिट। अब तक हमने दो लिमिट सीखा, 20 लाख का लिमिट एंड 10 लाख का लिमिट। अब जो 40 लाख का लिमिट है वो मिलता है एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स को। किसको मिलता है? एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स। एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स मतलब जो पर्सन सिर्फ और सिर्फ गुड्स का सेल में इन्वॉल्व है, ओके, उसी को मिलता है 40 लाख का बेनिफिट। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कंडीशन है। ठीक है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ गुड्स बेचते हैं उन्हीं को क्या मिलता है? 40 लाख का लिमिट मिलता है। अभी ये पार्ट स्टार्ट करने के पहले आप लोग को एक कंसेप्ट बताऊंगा मैं। सेक्शन नंबर 24 का एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ओके, उसके बाद ये वाला पार्ट करेंगे। सर ये बीच में सेक्शन 24 का कंसेप्ट क्यों बता रहे हो? इसके पीछे कुछ लॉजिक है, ओके, मैं आप लोग को अभी नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को खुद से समझ में आ जाएगा। ओके सुनो, सेक्शन 24 का जो हेडिंग है, इट इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। इसका हेडिंग है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी इस हेडिंग का मतलब होता है कि आप लोग को टर्नओवर नहीं देखना है, आप लोग को रजिस्ट्रेशन ले लेना है। अभी इसमें एक पॉइंट है, अगर कोई पर्सन इंटरस्टेट इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स करता है, ओके, क्या करता है? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स करता है, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। उसको क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, कोई उसके लिए रिलैक्सेशन नहीं है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर कोई पर्सन सर्विस दे रहा है, ओके, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, तो इस केस में गवर्नमेंट सेस अगर आप लोगों का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या फिर अगर 10 लाख से ज्यादा है तो ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना है, अदरवाइज मत लेना। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया? मतलब अगर मेरे को महाराष्ट्र से गुजरात में गुड्स सेल करना है तो मेरे को पहले नंबर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को किसी गुजरात के स्टूडेंट को लेक्चर सेल करना है तो यहाँ पर मेरे को 20 लाख का लिमिट मिलेगा। तो अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख से या फिर 10 लाख से कम है तो आई वोंट टेक एनी रजिस्ट्रेशन। यहाँ तक समझा? ओके, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देता हूँ। इसको इग्नोर करना थोड़ी देर के लिए। अभी हम लोग ये वाला जो प्रोविजन है वो पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए। मतलब किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ जो पर्सन गुड्स सेल कर रहा है उसके लिए। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस है, क्योंकि इसका बेसिक मीनिंग समझ में आया ना? मतलब कि 1 अप्रैल से अगर मैं सेल्स करना स्टार्ट कर दिया है तो जब तक मेरा टर्नओवर 40 लाख रुपीस क्रॉस नहीं होता तब तक मेरे को रजिस्ट्रेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। इज दैट वेरी क्लियर? लेकिन 40 लाख के ऊपर जाएगा तो मेरे को नंबर लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या सीखने वाले हैं? हम लोग इस प्रोविजन का एक्सेप्शन सीखेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू लर्न द एक्सेप्शन टू दीज प्रोविजन। एक्सेप्शंस टू ₹40 lakhs। क्योंकि मतलब 40 लाख का जो लिमिट है वो लिमिट आप लोगों को नहीं मिलेगा अगर आप इस एक्सेप्शन में फॉलो करते हो। सबसे पहला एक्सेप्शन, जो भी पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज पर सेक्शन नंबर 24। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 24। ठीक है, अगर समझो मैं आरसीएम का रिसिपिएंट हूँ, ठीक है, आप लोग को मालूम है आरसीएम के रिसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अगर आरसीएम के रिसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, ओके, तो उस केस में
जो आरसीएम का रिसिपिएंट है वो ऐसा नहीं बोल सकता कि सर मैं तो सिर्फ गुड्स बेच रहा हूँ, मेरे को 40 लाख का बेनिफिट दो। नहीं मिलेगा। ठीक है, आप आरसीएम के रिसिपिएंट हो, आपको नंबर लेना ही पड़ेगा। सो सेक्शन नंबर 24 विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओके, ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर दिस 40 लाख लिमिट। तो सेक्शन 24 ने बोला लेना है नंबर, तो लेना ही है। ओके, फिर उसमें कोई दोहराई नहीं। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आया? ठीक है। सेकंड, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन मतलब कि मेरा टर्नओवर क्रॉस हुआ ही नहीं है। मेरा टर्नओवर क्रॉस ही नहीं हुआ है। ठीक है, आज से तो बिजनेस चालू किया, पर मैं सोच रहा हूँ आज ही नंबर ले लेता हूँ। तो ठीक है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो 40 लाख का बेनिफिट आप लोग के लिए नहीं है। थर्ड, थर्ड, इंट्रा स्टेट सप्लाईज। ओके, इंट्रा स्टेट सप्लाईज, इंट्रा स्टेट सप्लाईज फ्रॉम एमएनएस टप्पू। ठीक है, एक कोड है स्टेट्स का, एमएनएस टप्पू, एम क्यूब टी स्क्वायर। मतलब अगर आप लोग इन स्टेट्स से बिजनेस करोगे, ठीक है, कौन सा बिजनेस? इंट्रा स्टेट सप्लाईज। इन स्टेट्स से अगर आप लोग इंट्रा स्टेट सप्लाईज करोगे तो आप लोग को 40 लाख रुपीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टेट्स कौन से एक बार पहले वो देख लेते हैं। एम क्यूब स्टैंड्स फॉर मणिपुर, मिजोरम एंड मेघालय। ओके, एन नागालैंड, एस सिक्किम, टी इज फॉर त्रिपुरा एंड अनदर टी इज फॉर तेलंगाना, ए अरुणाचल प्रदेश, पी पौंडीचेरी एंड यू उत्तराखंड। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आया? क्लियर सबको? सो एमएनएस टप्पू, एम क्यूब मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, पौंडीचेरी एंड उत्तराखंड। इन स्टेट्स से अगर आप लोग इंट्रा स्टेट सप्लाईज करते हो, इंट्रा स्टेट सप्लाईज करते हो, तो आप लोगों को 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सर अगर हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा क्या? आंसर इज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएगा, जो हम लोगों ने पहले सीखा। आया समझ में क्यों पहले मैंने ये पॉइंट बताया? इंटर स्टेट सप्लाई के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओके, तो आप लोग ऊपर फॉल कर जाओगे ना, इंटर करोगे तो। इंट्रा करोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो सर 40 लाख का बेनिफिट अगर नहीं मिल रहा है तो कितना बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज डिपेंड्स ऑन द स्टेट। एमएनएस टप्पू में 4 एनएमएमटी के भी स्टेट्स हैं। ओके, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, चार तो इसी ये यही है। बाकी के जो 6 स्टेट्स हैं, ठीक है, अदर देन एनएमएमटी लिखता हूं मैं, अदर देन एनएमएमटी। तो यहां पर एनएमएमटी के लिए कितना लिमिट मिलेगा? 10 लाख। एंड अगर अदर देन एनएमएमटी रहेगा तो 20 लाख। एंड अगर अदर देन एनएमएमटी में भी है एंड एनएमएमटी में भी है तो कितना? तो डिपेंड करता है कि अगर टैक्सेबल सप्लाईज प्रोवाइड हो रहा है फ्रॉम एनएमएमटी देन 10 lakhs, अगर एग्जेम सप्लाईज प्रोवाइडर देन 20 lakhs। ठीक है, जो हमने ऊपर सीखा। आया समझ में? ओके, आगे। फोर्थ, सप्लायर ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। सप्लायर ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स, इसमें कौन से स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स हैं? टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला। ठीक है, इसमें एयरेटेड वाटर्स नहीं है। उसके बाद फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश ब्लॉक, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, अर्दन टाइल, रूफ एंड टाइल एंड बिल्डिंग ब्रिक्स। ठीक है, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, अगर आप लोग का बिजनेस ये प्रोडक्ट्स का है तो आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? तो 40 लाख का लिमिट पहली बात तो मिलेगा किसको? जो लोग सिर्फ और सिर्फ गुड्स को बेच रहे हैं, जैसे ग्रोसरी स्टोर हो गया, मेडिकल हो गया, तो इन लोग को 40-40 लाख का लिमिट मिल रहा है। लेकिन कुछ कंडीशंस है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में फॉल नहीं करना है। ओके, दैट इज दूसरे स्टेट में भी नहीं बेच सकते वगैरह वगैरह आ गया उसके अंदर इम्प्लाइड। जिसको खुद से नंबर लेना ले लो। तीसरा, एमएनएस टप्पू से आपको बिजनेस नहीं करना। एम क्यूब मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, उत्तराखंड। ओके, उसके बाद स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स में डील नहीं करना है।
ट्रेडिंग एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग, दोनों ही नहीं करना। यहाँ तक क्लियर? अभी आगे एक स्पेशल पॉइंट है विच इज कमिंग आउट थ्रू explanation, which is coming out through explanation to section 22। अभी अगर मुझे इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, क्या हो रहा है? इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट और डिस्काउंट इनकम। अभी के लिए आप इंटरेस्ट इनकम का एग्जांपल समझ के चलो। मतलब मैं एक ग्रोसरी स्टोर वाला हूँ, ठीक है? मेरा बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस गुड्स को ही सेल करना है, एक्सक्लूसिवली गुड्स, मैं कुछ सर्विस देता ही नहीं, ठीक है? अब मैंने क्या बनाया है? मैंने एफडी बनाया, फिक्स डिपॉजिट मैंने बनाया हुआ है। ओके, फिक्स डिपॉजिट बनाया। अब फिक्स डिपॉजिट जो मैंने बनाया है उसके ऊपर बैंक मुझे इंटरेस्ट पे कर रहा है, बैंक मुझे इंटरेस्ट इनकम दे रहा है। तो ये इंटरेस्ट इनकम के लिए आई वुड बी ट्रीटेड एज सप्लायर, ठीक है? क्योंकि पैसा मुझे मिल रहा है, मतलब मैं ही सप्लायर हूँ। मैंने पैसा यूज करने का सर्विस दिया लोग को। ओके, मैंने उन लोग को बोला आप यूज करो पैसा, उसके लिए मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, दिस इनकम इज सर्विस, दिस इनकम इज सर्विस, ये सर्विस है, सर्विस है। आ रहा है क्या समझ में? दिस इज अ सर्विस इनकम। तो गवर्नमेंट सेस कि अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स बेच रहे हो लेकिन आपको इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, तो हम लोग इस सर्विस के नेचर को इग्नोर कर देंगे। ध्यान से सुनना, क्या इग्नोर करेंगे? सर्विस दे रहे हो ये इग्नोर करेंगे, इंटरेस्ट इनकम को इग्नोर नहीं करेंगे। ओके, इसको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, इसको इग्नोर नहीं करें, मतलब कि एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट तो ऐड होगा ही होगा। ओके, लेकिन आप फिर भी क्या माने जाओगे? एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स ही माने जाओगे। ऐसा नहीं मानेंगे कि आप थोड़ा सा सर्विस दे दिए अभी 40 लाख से बाहर हो जाओ, ऐसा नहीं मानेंगे। ओके, आप लोग को इंटरेस्ट इनकम को तो ऐड करना ही है, लेकिन सर्विस के नेचर को क्या करेंगे? इग्नोर करें। आया है समझ में पॉइंट? सबको क्लियर है क्या? तो अपना सेक्शन नंबर 22 पूरा हो गया भाई। इसमें थोड़ा थोड़ा प्रोविजन बाकी है, 22(3), 22(4), वो वाला कर लेते हैं। Okay, दो ही पॉइंट है। व्हेन द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न, मतलब अगर आप लोगों ने किसी को बिजनेस बेचा है विथ असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो जो भी पर्सन हमसे बिजनेस ले रहा है, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन कब से लेना पड़ेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ओके, जो भी दिन बिजनेस उसने टेक ओवर किया उस दिन से उसको नंबर लेना पड़ेगा। अमालगमेशन या फिर डीमर्जर हुआ है, ओके, तो जो भी दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन से आप लोग को रजिस्ट्रेशन मिल चुका है ऐसा माना जाएगा। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फ्रॉम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन का कंपनीज एक्ट में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो उस दिन से माना जाएगा कि आप लोग रजिस्टर्ड हो गए। क्लियर? विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी हैज गिवन यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है क्या? तो अपना सेक्शन नंबर 22 पूरा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन नंबर 23 एंड 24 डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड वीडियो में हम लोग सारे प्रोसीजर्स एक साथ डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।